Hello students, welcome to the class Unit 7 Due Nature of Radiation and Matter। आज हम इसमें जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डी ब्रॉय वेव इक्वेशन और कई लोग इसको डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन भी बोलते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं डी ब्रॉय, आप जो मर्जी बोल सकते हो इसको, वेव्स के बारे में। इससे पहले हमने ड्यूअल नेचर के बारे में पढ़ा रेडिएशन की। हमने देखा कि लाइट जो है वो दो तरह की नेचर एग्जिबिट करती है, जिसमें हमने देखा वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। वेव नेचर में हमने देखा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये जो फिनोमिना थे ये सिर्फ लाइट को वेव्स मानकर जो है हमने एक्सप्लेन किए। इसके बाद आया पोलराइजेशन। जब पोलराइजेशन ऑफ लाइट का जो एक्सपेरिमेंट किया गया तो इसके बाद तो ये पक्का ही साबित हो गया कि जो लाइट है वो वेव की तरह बिहेव करती है, और वेव भी कौन सी? ट्रांसवर्स वेव। तो ये सारे जो फिनोमिना थे ये एक्सप्लेन करने के लिए कि लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करती है, ये काफी थे। इसके बाद आए पार्टिकल नेचर, जो है वो किससे एक्सप्लेन हुई? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट, और एक और जो अभी आप नहीं पढ़ोगे वो हायर क्लासेस के लिए, पेयर प्रोडक्शन। ये वो सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो सिर्फ लाइट की पार्टिकल नेचर के साथ ही पॉसिबल है। तो इसके बाद बात कर रहे थे हम मैटर की। तो मैटर के बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें कि जो ब्रॉय या डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट थे, इनकी जो थ्योरी थी डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, इसने फिजिक्स की दुनिया में क्या एक तरह से पूरी तरह फिजिक्स की दुनिया जो चेंज कर दी। क्योंकि डी ब्रॉय ने ये हाइपोथेसिस दिया कि जो अगर लाइट है जो वो दोहरा कैरेक्टर रखती है, डुअल कैरेक्टर रखती है, तो मैटर जो है जिससे कि सारी सृष्टि बनी है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हम सब, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं ये मैटर से बनी हुई है, ठीक है। तो इसने ये कहा कि लाइट और मैटर जो दोनों क्या है, सृष्टि के दो खास, जो इनको बोलते हैं हम पार्ट्स है, ठीक है। लाइट और मैटर, यानी कि रेडिएशन और मैटर। तो इसने कहा क्योंकि नेचर जो है सिमिट्री को लव करती है, हम कहते हैं नेचर लव्स सिमिट्री। तो ये जो बेसिक एंटिटीज है यानी कि मैटर एंड एनर्जी मस्ट हैव सिमिट्रिकल कैरेक्टर। तो अगर लाइट के पास डुअल कैरेक्टर है तो मैटर के पास भी डुअल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो उसने इसमें मैटर के पास डुअल कैरेक्टर है तो
अगर हम इसकी पार्टिकल्स की बात करें नेचर की, तो जैसे डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सारे हमें पता है ये क्या पार्टिकल्स है, सब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिनको मिला के क्या बनता है, एटम। फिर आगे एटम से और बहुत सारी जो चीजें हैं वो बनती हैं। तो ये तो हो गया इनकी पार्टिकल लाइक बिहेवियर। अब बात आती है वेव लाइक बिहेवियर की। तो वेव लाइक बिहेवियर शो करने के लिए डी ब्रोय ने 1924 में एक थ्योरी दी, बोल्ड हाइपोथेसिस दिया, जिसमें उसने कहा कि जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, शुड डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टीज अंडर सुटेबल कंडीशंस। तो इन 1924 पूरा नाम लुइस विक्टर डी ब्रॉय। पुट फॉरवर्ड द बोल्ड hypothesis that moving particle of matter should display wave-like character under suitable conditions। तो बेटा उन्होंने कहा कि अगर रेडिएशन डुअल एस्पेक्ट्स शो करती है तो मैटर क्यों नहीं कर सकती। ठीक है, तो इफ रेडिएशन shows dual character या aspect, so should matter। तो उन्होंने ये कहा कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, एक वेव्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, तो या ये कह सकते हैं वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है किसी भी पार्टिकल के साथ जिसका मोमेंटम क्या होता है, पी होता है। मान लीजिए ये पार्टिकल है, ठीक है, मान लीजिए बेटा ये क्या है, पार्टिकल है। ये पार्टिकल जो है किसी वेव के साथ एसोसिएटेड होता है, यानी कि इस तरह से ये अकेला नहीं होता, इसके साथ इस तरह से वेव जारी होती है। तो इस वेव की कोई ना कोई वेवलेंथ भी होती है, और क्योंकि ये पार्टिकल है तो इस पार्टिकल का इसका कोई ना कोई जो है वो मोमेंटम भी होता है। तो इस चीज को उसने किस तरह से रिलेट किया, उसने कहा कि जो वेवलेंथ होती है इस वेव की वो किसके बराबर होती है, मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल। ठीक है, यानी कि इस पार्टिकल का मोमेंटम और इस वेव की वेवलेंथ को किसने रिलेट किया, किसके साथ रिलेट किया, प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ। ये क्या हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहां पे
लैम्डा किसके लिए? फॉर वेव के लिए, और मोमेंटम किसके लिए? फॉर पार्टिकल के लिए। तो ये वेव करेक्टर और ये पार्टिकल करेक्टर, इन दोनों को रिलेट कर दिया। तो इस तरह से डी ब्रोई ने थ्योरी दी किसकी? डुअल नेचर ऑफ मैटर की। ठीक है, तो इसके बाद इट इज आल्सो satisfied by फोटोन। वो किस तरह से? क्योंकि हमें पता है कि फोटोन जो होता है उसका मोमेंटम जो होता है वो h न्यू बाय c होता है। ठीक है, तो यहां से हम c को, यहां p को नीचे ले आते हैं और यहां इक्वेशन बना देते हैं h बाय p इज इक्वल टू c बाय न्यू। इसको इस तरफ ले गए और p को इस तरफ ले आए, तो ये किसके बराबर होता है? ये जो क्वांटिटी है ये लैम्डा के बराबर होती है। तो यहां से इक्वेशन बन गई लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p। तो ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं, ये वेवलेंथ है जो, इसको बोलते हैं डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ फोटोन। ठीक है, जो कि किसके इक्वल्स है? वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ विच द फोटोन इज अ क्वांटम ऑफ एनर्जी E एंड मोमेंटम P। ठीक है, तो यहां से बेटा एज हमें पता है कि लैम्डा जो वो है h बाई पी, अगर हम p को मास इंटू स्पीड लिख दे, क्योंकि मोमेंटम जो होता है वो मास इंटू स्पीड के बराबर होता है, तो यहां पे लैम्डा स्मॉलर होगा फॉर हैवियर पार्टिकल एंड लैम्डा स्मॉलर होगा फॉर मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स। यानी कि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, मोर एनर्जेटिक मीन्स जिसकी स्पीड जो है वो ज्यादा होगी, यानी कि लार्ज वेलोसिटी या स्पीड। यहां पे हम स्पीड की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पे बेटा एक छोटा सा जो है हम न्यूमेरिकल देखते हैं या एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हम किसी बॉल की एग्जाम्पल ले रहे हैं, लैम्डा फॉर अ बॉल फाइंड आउट करना है हमें, जिसका मास जो है ऑफ मास 0.12 kg के बराबर है, जो कि मूव कर रहा है, मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता है लैम्डा जो है वो h बाय m इंटू वी के बराबर है। तो यहां h की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34, मास 0.12 और स्पीड 20। जब ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो जो आंसर आता है लैम्डा के लिए वो आता है 2.76 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। ये जो वैल्यू है बेटा, ये बियॉन्ड
मेजरमेंट है, इसको हम नहीं मेजर कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो हम यहां ये कह सकते हैं, सो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक बॉल और जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स do not show wave like properties. तो वेव लाइक प्रॉपर्टीज कौन शो करते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये था बेटा छोटा सा एक्सपेरिमेंट। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए हमने किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना है फ्रॉम रेस्ट, जब हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का अप्लाई करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, एग्जांपल लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन की। मान लीजिए when it is accelerated from rest through a potential difference of V volts, then तो क्या होगा जब हम इसको एक्सेलरेट करेंगे? एक तो बेटा इसके ऊपर वर्क होगा, ठीक है, इसको एनर्जी मिलेगी, इसके ऊपर वर्क होगा, मूव करेगा, एक सिरे से दूसरे सिरे पॉजिटिव एंड तक जाएगा। ठीक है, दूसरा ये क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो देखते हैं हम, तो एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन, कितनी एनर्जी गेन करेगा? मान लीजिए K इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, इसी तरह से वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके बराबर होगा? वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि एनर्जी के बराबर ही होता है, क्योंकि वर्क और एनर्जी हम क्या कहते हैं, दोनों सेम है, वो होगा ईवी के बराबर, क्योंकि हमने इसको V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया है, तो ईवी के बराबर। अब इस इक्वेशन को अगर हम इस तरह से लिख दें, हाफ mv², m से ही मल्टीप्लाई कर दें, m से ही डिवाइड कर दें, तो ये इक्वेशन बन जाएगी m²v² डिवाइडेड बाय m²v² मीन्स p²। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे, हाफ p² यानी कि मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। तो ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, 1 and 2। तो इन दोनों इक्वेशंस से हमारे पास आ गया, यहां से अगर हम इस इक्वेशन से 1 को यूज करें पहले, तो यहां से हमारे पास, क्योंकि k की वैल्यू जो है वो हाफ p² बाय mi, तो यहां से अगर हम p की वैल्यू देखें तो वो क्या आएगी, 2 टाइम्स m इंटू k अंडर रूट, इस इक्वेशन से।
ठीक है, तो ये आ गया बेटा मोमेंटम। और इस मोमेंटम को अगर हम मान लीजिए हमारे पास लैम्डा जो है h/p है, ठीक है, तो ये वैल्यू p की हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू h बाय 2mE_v, ठीक है, यानी कि हमने ये इक्वेशन यहां पे यूज कर ली। ठीक है, यहां पे कंपेयर की जगह हम लिखेंगे यूजिंग, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। के की वैल्यू हमने यहां से k इज इक्वल टू EV वो यहां पे पुट किया। ठीक है, तो हमारे पास जो लैम्डा है यानी कि वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की, वो किसके बराबर आई? अगर हम h प्लैंक्स कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये हमारे पास, तो हम ये सारी वैल्यूज जब यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे हमें पता है कि h की वैल्यू जो है वो अभी हमने देखा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। इसी तरह से मास जो है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। और E की वैल्यू जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। ये सारी वैल्यूज जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू इन सिंपल फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पे 1, 2, 3 इंटू 10⁻⁻10 √v। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर दी हमने यहाँ पे, तो ये आ गई। यहाँ हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 1.23 डिवाइडेड बाय √v नैनोमीटर। तो यहाँ पे v जो है वो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे v इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इन वोल्ट्स। ठीक है, तो ये आ गया बेटा। अगर हम v की वैल्यू मान लीजिए, v जो है हमारे पास 120 वोल्ट के बराबर है, तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0.112 नैनोमीटर। तो ये वही वैल्यू है जो एक्सरे की वेवलेंथ होती है। तो एक्सरे क्या है? ये एक्सरे जितनी वेवलेंथ है। अब एक्सरे क्या है? एक्सरे जो है वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये हमने पढ़ा हुआ है कि एक्सरे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी किसकी तरह बिहेवियर कर रहे हैं? वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो यहां से इस थ्योरी से डी ब्रॉय ने अच्छी तरह से ये एक्सप्लेन कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? वो वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। ठीक है, जिस तरह से रेडिएशन जो है पार्टिकल और वेव लाइक दोनों तरह की नेचर एग्जिबिट करती है, इसी तरह से जो मैटर है यानी कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या करते हैं? दोनों तरह की नेचर है जो वो एग्जिबिट करते हैं। दोनों तरह की नेचर जो है इनके पास होती है। ठीक है, तो ये जो चीज है, अगर आप तो यहां पे बेटा इस थ्योरी को आगे जाके
बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने अपनाया, जैसे बोहर्स पोस्टुलेट है जो, उसमें भी इस थ्योरी को अपनाया गया, डी ब्रोई की थ्योरी को। तो उसमें क्या कहा गया कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, यानी कि यहां पे एक और थ्योरी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा पी, जो कि h बाय 2 पाई के बराबर है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो पार्टिकल है वो वेव्स एग्जिबिट करता है इस तरह से, इसके दोनों तरफ क्या, इसके चारों तरफ इसको वेव्स ने घेरा होता है। तो ये पार्टिकल की जो पोजीशन होती है वो सर्टेन नहीं होती। इसी तरह से जो मोमेंटम है, यानी कि ये दोनों चीजों, इसको हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय, इफ इलेक्ट्रॉन हैज डेफिनेट मोमेंटम, डेफिनेट मोमेंटम का मतलब कि डेल्टा पी जो है वो 0 होगा, ठीक है। अगर डेफिनेट मोमेंटम है तो इलेक्ट्रॉन इज नॉट लोकलाइज्ड इन एनी फाइनाइट रीजन ऑफ स्पेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं है, उसको हम जज नहीं कर सकते वो कहाँ है, कभी वो यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है। जैसे बेटा अगर हम मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉल थ्रो करते हैं, तो वो बॉल एक ही जगह पे जाके जो है वो हिट करता है। यहां से अगर हम बॉल इस तरफ हिट करें तो वो बॉल क्या है, एक ही जगह पे जाके हिट करता है। ये तो नहीं ना होता बॉल कभी इधर भी हो रहा है, कभी इधर घूम रहा है, इधर भी घूम रहा है, इधर भी घूम रहा है। तो बॉल की जो हम वेव नेचर है वो नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो अगर हम इसकी बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, जो पार्टिकल्स की, अब अगर हम इसको कह देते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो इस जगह पे एक ही जगह पे लोकलाइज्ड नहीं है, यानी कि इसमें अगर हम बात करें, अगर हम वेव्स की बात करें तो वो लोकलाइज्ड नहीं होती, यानी कि वेव्स को चारों तरफ फैलने का अधिकार होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई ड्रम है या कुछ है इस तरह से, इसके ऊपर अगर हम कोई चीज को टकराते हैं तो जो इसकी साउंड है वो चारों तरफ जाती है। मान लीजिए इस तरह से अगर हम यहाँ पे हिट करते हैं तो ये जो साउंड है ये चारों तरफ जाती है, ठीक है। बोलने वाला एक है, लेकिन जो साउंड है वो क्या करती है, चारों तरफ जो है वो फैल जाती है। तो ये क्या है, ये वेव्स हैं, ठीक है। जो वेव्स हैं वो चारों तरफ फैल जाती है, लेकिन हम बोलने वाले तो एक ही है ना, यानी कि हम जो है हमारी पोजीशन फिक्स है, लेकिन जो वेव्स है उनकी पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं है, लोकलाइज्ड नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से डी ब्रॉय ने कहा कि इलेक्ट्रॉन के पास अगर डेफिनेट मोमेंटम होता है तो इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, फाइनाइट रीजन में स्पेस में इसकी पोजीशन फिक्स नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डेल्टा एक्स जो है वो इन्फिनिटी, यानी कि इट्स पोजीशन अनसर्टेनिटी इज इनफाइनाइट, ठीक है। यानी कि उसकी पोजीशन जो है वो कहीं भी लोकलाइज्ड नहीं है, ठीक है। ये किसके कंसिस्टेंट है, विद द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कंसिस्टेंट है। तो अब ये जो चीजें हैं आगे जाके बोहर्स पोस्टुलेट की थ्योरी में, जो हम अभी नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे भी, जिसमें बोहर ने जो एटम की थ्योरी दी थी उसमें भी उसने इस थ्योरी को यूज किया था, ठीक है। डी ब्रोय वेवलेंथ जो है इसको बोहर ने भी यूज किया आगे जाके, द डी ब्रॉय hypothesis of matter waves
supports the Bohr's concept of stationary orbit. तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो डी ब्रोई वेवलेंथ जो है, इसके बाद जो इसकी, ये तो हाइपोथेसिस था, इसके बाद एक्सपेरिमेंटली भी ये प्रूव किया गया कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डुअल कैरेक्टर रखते हैं, पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करते हैं और वेव्स की तरह भी बिहेव करते हैं। तो उसके लिए डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है बेटा, जिसमें डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में यहां पे इलेक्ट्रॉन गन है, ये इलेक्ट्रॉन गन में से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरह से निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन गन में से, और यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल जो है वो ट्यूब टाइप रखी गई है, ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी यहाँ एक छोटा सा होल कर दिया गया, ताकि एक फाइन बीम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की इस तरह से आगे बढ़े। तो इलेक्ट्रॉन्स जब इस तरह से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आगे बढ़ती है, तो यहाँ पे क्या किया गया, एक टारगेट रखा गया जो कि निकल क्रिस्टल है। ठीक है, निकल क्रिस्टल में जो एटम्स होते हैं ना, वो बड़ी मतलब डिसिप्लिन्ड वे से अरेंज होते हैं। ठीक है, एरे जो होता है वो बड़ा डिसिप्लिन्ड वे से अरेंज होता है। तो यहाँ पे निकल क्रिस्टल के साथ क्या किया गया, इन इलेक्ट्रॉन्स को, इनकी बम्बार्डमेंट की गई, इसके साथ टकराया गया। ठीक है, तो इसके बाद यहां से जब निकल क्रिस्टल पे जाके इलेक्ट्रॉन बीम टकराई, तो इनको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक डिटेक्टर जो है वो लगाया गया, जो कि इस तरह से चारों तरफ ऐसे घूम सकता है, इस तरह से घूम सकता है ऐसे ऐसे, यानी कि जिस तरफ भी इलेक्ट्रॉन्स, चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स की जो बम्बार्डमेंट है, इंटेंसिटी है, ये उसको जज कर सकता है। तो ये मूवेबल कलेक्टर है। इसके साथ ही एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया है, जो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी कितनी है, कितना करंट आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। और ये सारा का सारा ऑपरेटर्स जो है एक वैक्यूम चैम्बर में है, जो वो फिट किया गया। तो बेटा सीजे डेविसन एंड एल एच जर्मन, ये जो है सीजे डेविसन एंड एल एच जर्मर, इन्होंने 1927 में ये एक्सपेरिमेंट किया। इसके बाद 1928 में जीपी थॉमसन, इन्होंने भी सेम एक्सपेरिमेंट किया, और बाद में इन दोनों को ही इसके लिए नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया। तो डेविसन एंड जर्मन थे, थॉमसन थे, हु ऑब्जर्व्ड डिफ्रैक्शन इफेक्ट विद बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड बाय क्रिस्टल। जिस तरह से डिफ्रैक्शन में हमें मैक्सिमा मिलता है ना, मैक्सिमा डिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा मैक्सिमा मिनिमा मिलता है, तो इसी तरह से इन्होंने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी बम्बार्डमेंट करके निकल के ऊपर, यही वाली सेम चीज जो है इन्होंने ऑब्जर्व की। वो किस तरह से, देखिए यहां पे उन्होंने जब इलेक्ट्रॉन्स वो जो एक्सेलरेट किए, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया ना, वो किया गया 44 वोल्ट से लेके 68 वोल्ट तक का। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स जज की गई, जिसके किसके साथ, ये एंगल थीटा। ये थीटा क्या है बेटा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, इसको हम बोलते हैं थीटा इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग।
ठीक है, ये किसके साथ, इंसिडेंट बीम के साथ स्कैटर्ड बीम जो है वो कितना एंगल बनाती है, ये हमें थीटा बताता है। अब क्या किया गया, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी किसकी इंटेंसिटी, ऑफ द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स। किसके साथ, scattered electrons with scattering angle theta, with this scattering angle थीटा। तो ये ऑब्जर्व की गई वेरिएशन जो है, इसके बीच में ग्राफ बनाया गया, समझ लीजिए इंटेंसिटी के बीच में और थीटा के बीच में। तो क्या देखा उन्होंने, स्ट्रॉन्ग पीक appeared in the intensity, इंटेंसिटी किसकी, ऑफ द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इन द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स फॉर एन एक्सेलरेटेड वोल्टेज अबाउट 54 वोल्ट। ठीक है, यहां पे ऑफ 54 वोल्ट एट, जब थीटा कितना था 50 डिग्री पे। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, मतलब जब वेरिएशन चेक की गई, यहां पे डिटेक्टर को इस तरह से घुमा के चारों तरफ, तो एक खास एंगल पे, यानी कि जहां पे थीटा जो है वो 50 डिग्री था, एक खास एंगल पे मैक्सिमा मिला, यानी कि इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम मिली, जिस तरह से डिफ्रैक्शन पैटर्न में मिलती है। तो ये क्यों हुआ, इसका रीजन क्या था, इसके रीजन के पीछे ये था बेटा, क्योंकि निकल क्रिस्टल लिया, तो निकल क्रिस्टल जो है, मैंने अभी आपको बताया, इस निकल क्रिस्टल में जो एटम्स होते हैं वो इस तरह से स्पेसिंग जो होती है उनकी बड़ी रेगुलर होती है। तो हुआ क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे टकराए, इसी तरह से मान लीजिए ये स्पेसिंग है, इसके बाद ये स्पेसिंग है, ये यहाँ पे गैप है। तो ये बीम ऑफ लाइट जब इनकी इंटरफेरेंस जब सुपरपोज हुए, इस तरह से इंटरफेरेंस जब कंस्ट्रक्टिव हुई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, तो भी मैक्सिमा मिलता है ना। हमने डिफ्रैक्शन में और इंटरफेरेंस में पढ़ा है कि मैक्सिमा कब मिलता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलती है, जब जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, किसमें, वेव्स में। तो पार्टिकल्स में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स ऑफ द रेगुलरली स्पेस्ड एटम ऑफ द क्रिस्टल, ये जो क्रिस्टल है इसमें क्योंकि यहां पे एटम्स रेगुलरली स्पेस्ड थे, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, तो ये जो वैल्यू है ना, जिस 54 वोल्ट, वो इसमें लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, जिसको कि अभी हमने देखा किसके बराबर है, 1.227 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी नैनोमीटर के बराबर, यानी कि 1.227 बाय 54। तो यहां से जो वेवलेंथ आई इलेक्ट्रॉन्स की, वो आई 167 नैनोमीटर।
तो ये थी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब यही सेम जो डिफ्रैक्शन पैटर्न में जब इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम है फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेजरमेंट है, उसमें जो लैम्डा फाइंड आउट किया गया वो था 0.16 नैनोमीटर। वो कैसे किया गया? वो ब्रैग्स लॉ जो है वो अप्लाई किया गया, जिसमें 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा के बराबर होता है। ये होती है बेटा फर्स्ट ऑर्डर, इसको फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन मैक्सिमा। तो इस केस में अगर n की वैल्यू 1 है, d यानी कि जो स्पेसिंग दी हुई है, इंटरएटॉमिक स्पेसिंग दी हुई है क्रिस्टल में, जो d की वैल्यू 0.91 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है, और यहां पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू 0.91 इंटू 10⁻⁻10, और एंगल लेते हैं हम 65 डिग्री का। तो वहां पे जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आती है, यानी कि इस वैल्यू के बराबर आती है मैक्सिमा। और ये वैल्यू आती है लैम्डा की 1.65 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के बराबर, जो कि यानी कि 0.165 नैनोमीटर के बराबर, जो कि थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अगर हम देखें दोनों बहुत क्लोज है। तो इस एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है या मैटर है वो वेव लाइक कैरेक्टर है जो एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, तो बेटा इस चीज को एक्सपेरिमेंट किया गया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिसेंटली इन 1989 में। अगर हम रिसेंटली बात करें एक्सपेरिमेंट की, तो 1989 में इलेक्ट्रॉन्स की बीम को लेके, इलेक्ट्रॉन्स को लेके डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया। और जिस तरह से रेडिएशन के केस में, लाइट के केस में मैक्सिमा और मिनिमा मिले थे, मैक्सिमा और मिनिमा मिले थे, इसी तरह से इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स को लेके जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो सेम मैक्सिमा और मिनिमा मिले। और इसके बाद 1994 में अगेन बीम ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल्स को लेके, बीम ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल्स, इनके साथ भी सेम एक्सपेरिमेंट किया गया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया। तो इसमें भी मैक्सिमा और मिनिमा मिला। ठीक है, जबकि ये जो है मोर मैसिव है, किससे? इलेक्ट्रॉन से, विच आर more massive than electrons। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट्स से ये अच्छी तरह से जो पिक्चर क्लियर होगी कि जो मैटर है रेडिएशन की तरह, मैटर जो है वो भी क्या करते हैं, जो ड्यूअल कैरेक्टर है जो वो एग्जिबिट करते हैं, यानी कि पार्टिकल लाइक भी और वेव लाइक भी, ये दोनों तरह का कैरेक्टर जो है वो एग्जिबिट करते हैं। तो वेव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इसको बाद में यूटिलाइज किया गया इन द डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि
ग्रेट इंप्रूवमेंट विद हायर रेजोल्यूशन के साथ, यानी कि इसकी रेजोल्यूशन बहुत हायर है, किससे? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से। तो ये डी ब्रॉय वेवलेंथ के बाद जो क्रांति आई, उसकी वजह से ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और ऐसी बहुत सारी जो है वो इन्वेंशंस हुई जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को वेव की तरह पे ट्रीट किया गया। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ का अगर हम इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, जिसको हम मान लीजिए, पहले भी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया, मान लीजिए हमने अब 100 वोल्ट पे इसको क्या किया? एक्सेलरेट किया। पहले हमने 120 पे किया था, 100 वोल्ट पे भी करके देख लो। तो फिर दोबारा अगर हम मान लीजिए एक और जो एग्जाम्पल में 100 वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं, तो इस केस में भी जो इसकी वेवलेंथ आएगी h/p, अगर हम ये वाला फार्मूला लगाएं 237 या इस तरह से √v, तो ये आएगी हमारे पास 0.923 नैनोमीटर, विच इज अगेन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एक्सरे। तो एक्सरे जो है वो भी इसी ऑर्डर की होती है। अगेन इस तरह से आप और न्यूमेरिकल्स जो है वो देख सकते हो करके। तो ये था बेटा डी ब्रॉगली या डी ब्रॉय वेव इक्वेशन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।